मैं मुंबई में रहता हूँ। कुछ दिनों पहले अपनी बहन से मिलने रायबरेली आया था और अब वापसी के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। मेरे पास ज़िंदगी की हर सुख-सुविधा मौजूद थी। मैं चाहूँ तो हवाई जहाज़ से भी सफ़र कर सकता था, लेकिन मुझे हमेशा से ट्रेन का सफ़र ज़्यादा सुकून देता रहा है। इसकी एक वजह भी थी, जो शायद मैं खुद भी पूरी तरह समझा नहीं पाता। ट्रेन आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। मैं रायबरेली के प्लेटफॉर्म पर बैठा लोगों की भाग-दौड़ को चुपचाप देख रहा था। कोई जल्दी में था, कोई परेशान, तो कोई अपनों से मिलने की खुशी में मुस्कुरा रहा था। धीरे-धीरे प्लेटफॉर्म यात्रियों से भरने लगा। आज भी टिकट खिड़कियों पर लंबी कतारें लगी थीं। कुछ लोग टिकट लेकर आराम से वेटिंग रूम की ओर बढ़ रहे थे और जो पहले से वहाँ मौजूद थे, वे या तो अपने टिकट को बार-बार पलटकर देख रहे थे या फिर घरवालों से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। मैं रायबरेली लौटने के लिए एक छोटा-सा बैग लेकर प्लेटफ़ॉर्म पर बैठा था। उसी बैग में मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें थीं। एक किताब, जो मेरी ज़िंदगी का बेहद अहम हिस्सा रही है। 2 जोड़ी कपड़े, थोड़ा बहुत खाने का सामान और भुनी हुई मूँगफली के कुछ पैकेट। मैं मूँगफली का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, ये बात आधी सच है। असल में मूँगफली मेरे लिए सिर्फ़ खाने की चीज़ नहीं, बल्कि किसी अपने की यादों से जुड़ी हुई है। आज भी जब मैं मूँगफली के पैकेट देखता हूँ, तो आँखों के सामने वही चंचल सी मुस्कान तैर जाती है। वही चेहरा जिसे मैंने बरसों चाहा है और सच कहूँ तो आज भी चाहता हूँ। उसकी मुस्कान ही मेरी ज़िंदगी की उम्मीद बन गई थी। कभी-कभी कुछ छोटी-छोटी बातें और बीते हुए पल ही ज़िंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। हम 2 भाई-बहन थे। हमारे पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन अपने शहर में मुझे कोई कोई ढंग का काम नहीं मिला। मजबूरी में बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर मैंने मुंबई जाने का फैसला किया। ये बात कई साल पुरानी है। वह सर्दियों की एक बेहद खूबसूरत सुबह थी। चारों तरफ ठंड का असर साफ दिखाई दे रहा था। लोग अपने शरीर पर कई-कई कपड़े लपेटे इधर-उधर भाग रहे थे। कोई स्वेटर पहने था, कोई दस्तानों में हाथ छुपाए हुए था, तो किसी ने मोटा कोट और ऊनी टोपी पहन रखी थी। हर कोई ठंड से बचने की कोशिश में लगा हुआ था। मगर मुझे कभी ज़्यादा ठंड नहीं लगती थी। मैं अक्सर सोचता था कि लोग सर्दी से इतना डरते क्यों हैं? मुझे तो सर्दियाँ हमेशा से पसंद रही है। शायद सर्दियाँ उन लोगों के लिए किसी त्योहार जैसी होती है, जो दिल से प्यार करते हैं। यही वो मौसम होता है जब 2 लोग बिना शोर किए चुपचाप एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने के वादे कर लेते हैं और किसी को इसकी खबर तक नहीं होती। उस दिन कोहरे ने पूरे माहौल को अपने आगोश में ले रखा था। एक कदम आगे भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज कब का नींद से जाग चुका था और धीरे-धीरे कोहरे को हटाने की कोशिश कर रहा था। मैं मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बैठा अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। करीब आधे घंटे का इंतज़ार हो चुका था। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे मेरी रुकी हुई सांसों में फिर से जान आ गई हो। वह आवाज़ मेरे लिए सिर्फ एक ट्रेन की नहीं थी, बल्कि उम्मीद की थी, उसी उम्मीद की जो कभी मुझे इसी ट्रेन से नौकरी की तलाश में मुंबई लेकर आई थी। दोस्तों से सुना था कि मुंबई ऐसा शहर है जहां मेहनत करने वालों को काम मिल ही जाता है। देश के हर कोने से लोग यहाँ कमाई की आस लेकर आते हैं और साथ-साथ इस शहर की खूबसूरती को भी महसूस करते हैं। खैर, मैं भी उन्हीं सपनों को दिल में लिए टिकट हाथ में थामे ठंड की उस कड़कती सुबह का आनंद ले रहा था। मूंगफली खाते हुए मैं अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। काम की तलाश में न जाने कितने लोग रोज मुंबई पहुंचते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और वक्त मिले तो शहर के नज़ारे भी देखते हैं। मैं भी उसी उम्मीद के साथ मुंबई जा रहा था। टिकट मेरे हाथ में था, मौसम ठंडा था और मैं मूंगफली खाते हुए उस सुबह को जी रहा था। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, मैंने अपना बैग उठाया और उस डिब्बे में चढ़ गया, जहाँ मेरी सीट थी।
अंदर कुछ यात्री पहले से बैठे हुए थे। मेरी सामने वाली सीट खाली थी, तो मैंने बैग वहीं रख दिया और खुद पास वाली सीट पर बैठ गया। किस्मत अच्छी थी, मेरी सीट अकेली थी, किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। पर करीब 10 मिनट बाद ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे चलने लगी। स्टेशन से काफी लोग सवार हुए थे। कुछ ही देर में डिब्बों में भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन मेरे सामने की सीट अब भी खाली थी। जब ट्रेन पूरी तरह रफ्तार पकड़ने लगी, तो मन में एक हल्कापन सा महसूस हुआ। मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन की गति फिर कुछ धीमी हो गई। बाहर खेत, गांव और दूर दूर तक फैले पेड़ों के नज़ारे दिखाई दे रहे थे। मैं सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे हर दृश्य मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, कुछ यात्री उतरे, कुछ नए चढ़े। करीब 5 मिनट बाद ट्रेन फिर चल पड़ी और कुछ ही सेकंड में तेज रफ्तार पकड़ ली। पेड़, खेत, सड़कें सब पीछे छूटते जा रहे थे और मैं खिड़की के बाहर की दुनिया में खोया हुआ था। साथ ही दिमाग में सवालों की एक लंबी कतार चल रही थी। मुंबई पहुंचकर नौकरी कैसे मिलेगी? कितने दिन लगेंगे? क्या कोई अच्छा काम मिलेगा? इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी अचानक मेरे कानों में एक लड़की की आवाज़ पड़ी। एक्सक्यूज़ मी। मैंने बाहर के खूबसूरत नज़रों से ध्यान हटाया और आवाज़ की दिशा में देखा। सामने एक सुंदर सी, चंचल सी लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र करीब 20-22 साल रही होगी। वह मेरी ही तरफ देख रही थी। वह बेहद खूबसूरत थी और मेरी नज़रें अनायास ही उसके मासूम चेहरे पर टिक गईं। गोरा निखरा रंग, सुनहरे बाल और संतुलित कद काठी। मन ही मन मैं उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। उसने फिर से कहा, एक्सक्यूज मी। मैंने संभलते हुए कहा, जी कहिए। उसने उस सीट की ओर इशारा किया जहां मैंने अपना बैग रखा था और पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने तुरंत उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। इतना कहते ही मैंने अपना बैग उठाकर अपनी गोद में रख लिया। वह आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। कुछ देर तक हम दोनों खामोश बैठे रहे। वह खिड़की से बाहर देखने लगी और मैं उसे। बीच बीच में वह 1-2 बार मेरी तरफ नजर उठा लेती थी। सच कहूँ तो उस पल मैं पूरी तरह उसकी खूबसूरती में खो चुका था। उसकी मौजूदगी में आसपास का शोर, ट्रेन की आवाजें, सब कुछ जैसे धीमा पड़ गया था। थोड़ी देर बाद मैंने ही चुप्पी तोड़ने की कोशिश की और उससे पूछा, क्या यह सीट आपकी है? वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं, दरअसल मैं थोड़ी देर से स्टेशन पहुंची थी, इसलिए अपने डिब्बे तक नहीं जा सकी। जैसे तैसे इसी डिब्बे में चढ़ गई। टिकट चेकर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगला स्टेशन आने तक यहीं बैठ जाइए, फिर अपने डिब्बे में चली जाना। वह ये सब इतनी सहजता से बता रही थी, जैसे इसमें कोई बड़ी बात ही ना हो। उसके चेहरे पर न घबराहट थी, न परेशानी की कोई लकीर। मैंने बस इतना कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। वह हंसते हुए बोली, वैसे तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना। एक सुंदर लड़की जो तुम्हारे सामने बैठी है, उसका यह अंदाज सुनकर मैं हैरान रह गया। वह इतनी बेफिक्री से ये सब बोल रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आया क्या जवाब दूं। एक तो वह जवान लड़की अकेली सफर कर रही थी, ऊपर से इतना आत्मविश्वास और निडरता। उसका खुलापन देखकर मैं सचमुच दंग था। फिर भी मुझे उसका यह अंदाज बहुत अच्छा लगा। वह मुझे जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की लगी। उसके चेहरे पर हर वक्त एक हल्की सी मुस्कान रहती थी और मैं उसी मुस्कान पर जैसे हारता चला जा रहा था। मैं सोचने लगा, दुनिया में ज़्यादातर लोग तो हर समय किसी न किसी परेशानी में उलझे रहते हैं। किसी को नौकरी का दुख है, किसी को पैसों की कमी सताती है, किसी को अपनों से मिले धोखे का दर्द। हर तरफ बस शिकायतें, शिकवे और उदासी की कहानियाँ। लेकिन यह लड़की अकेली सफ़र कर रही थी। सामने एक अनजान आदमी बैठा था, फिर भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह इतनी सहज, इतनी बेपरवाह थी, जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं था। उसके चेहरे पर न कोई गम झलकता था, न कोई चिंता। मैं मन ही मन सोच रहा था,
आखिर यह किस दुनिया की रहने वाली है? इतना सोचते-सोचते उसने अपने बैग से एक किताब निकाली और पढ़ने में व्यस्त हो गई। मैं अब भी चोरी-छिपे उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने किताब बंद की तो मैंने फिर से बातचीत शुरू करने का मन बनाया। उस वक्त मैं मूंगफली खा रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, "मूंगफली खाइए।" मैंने होठों पर हल्की सी बनावटी मुस्कान सजाई और मूंगफली का पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। वह झिझकने या शर्माने वाली लड़की नहीं थी। उसने मना नहीं किया, बल्कि पूरा का पूरा पैकेट ही उठा लिया। मैंने मुस्कुराकर अपने बैग से दूसरा पैकेट निकाला। इसके बाद हम दोनों यूं ही इधर-उधर की बातें करने लगे। मैंने उससे पूछा कि उसे कहाँ जाना है। उसने मुस्कुराकर सीधे जवाब देने के बजाय सवाल ही कर दिया और हंसते हुए बोली कि वह तो दुनिया देखने निकली है, असली मंजिल तो कहीं और है। उसका यह जवाब मुझे अच्छा लगा। उसमें एक अलग तरह की आज़ादी झलक रही थी। मैंने बात साफ करते हुए कहा कि मेरा मतलब अभी की मंजिल से है, तो वह मूंगफली चबाते हुए बोली, "मुंबई?" मैं हंस पड़ा और कहा कि फिर तो सफर मजेदार रहेगा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि यह तो मेरी किस्मत है। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं भी मुंबई ही जा रहा हूँ। ये सुनकर उसने पूछा कि क्या मैं वहाँ कोई काम करता हूँ? मैंने बताया कि नहीं, मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ और सुना है कि मुंबई में काम आसानी से मिल जाता है। मैंने अपनी बात थोड़ी विस्तार से समझाई। वह ध्यान से सुनती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, "ओह, इसलिए आप मुंबई जा रहे हैं?" इसके बाद मैंने उससे पूछा कि वह मुंबई क्यों जा रही है। उसने सहजता से कहा कि उसका घर मुंबई में ही है, वह वहीं की रहने वाली है और यहाँ अपने मामा के पास आई थी। उसने बताया कि उसके एक ही मामा हैं और वे अक्सर बीमार रहते हैं। उसने कई बार उन्हें अपने साथ मुंबई चलने के लिए कहा ताकि अच्छे से इलाज करा सके, लेकिन वे मानते ही नहीं। फिर कुछ पल सोचकर वह बोली कि कभी-कभी रिश्तों को भी समय देना चाहिए। सारी उम्र सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहना ठीक नहीं होता। यह कहते हुए उसने ट्रेन की छत की ओर देखा, जैसे अपने शब्दों को वहीं छोड़ देना चाहती हो। फिर मुस्कुराकर बोली कि वह बिजनेस से जुड़ी लड़की है और अपने पापा का बिजनेस वही संभाल रही है। उसने बताया कि जब वह 17 साल की थी तभी से इस काम में लग गई थी और अब इसे संभालते संभालते 5 साल हो गए हैं। इसके बाद उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने बताया कि उसके मम्मी पापा कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में चल बसे और उसे अकेला छोड़ गए। पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था और वह उनकी इकलौती संतान है। एक भाई भी था जो बचपन में ही चल बसा। माता-पिता की मृत्यु शायद ईश्वर की ओर से एक परीक्षा थी या कोई और कारण कि उसने धीरे-धीरे अकेले जीना सीख लिया और अब तो अकेले ही सब कुछ कर लेती है। अब तो वह इतनी निडर हो गई है कि अच्छों-अच्छों को सीधा कर देती है। उसने बताया कि उसके पापा ने उसे बहुत प्यार दिया था। वह अक्सर उनके साथ ऑफिस जाया करती थी और अलग-अलग दौरों में भी उनके साथ रहती थी। पापा की मृत्यु के बाद उसने पढ़ाई के साथ-साथ बिजनेस को समझना और सीखना शुरू कर दिया। अब उसने एमबीए कर लिया है और अपने पापा का बिजनेस खुद संभाल रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए उसने कहा कि वह एक सुखद और संतुलित जीवन जी रही है। उसकी बातें सुनकर मुझे एक पल को लगा कि शायद वह मुझे बेवकूफ बना रही है या मेरे सामने बड़ी-बड़ी बातें कर रही है, लेकिन फिर भी हमारी बातचीत चलती रही। उसने आगे बताया कि उसके पापा उसकी शादी अपने रिश्तेदारों से बाहर करना चाहते थे, लेकिन पापा को और अब उसे भी अब तक ऐसा कोई समझदार लड़का नहीं मिला था, जिसके विचार और स्वभाव उससे मेल खाते हो। कई लड़के उसकी ओर आकर्षित भी हुए, मगर ज्यादातर में लालच भरा हुआ था। किसी की नज़र उसकी दौलत पर थी, किसी की बैंक बैलेंस पर और किसी की गाड़ियों पर। सच्चाई यह थी कि किसी की आंखों में ईमानदारी और सच्चा अपनापन नहीं दिखा। उसे आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो दिल से उसकी तरह सोचता हो,
जो भी सामने आया या तो स्वभाव में कठोर था या फिर लालची, जबकि वह तो ऐसा साथी चाहती थी जो सच्चा हो, ईमानदार हो और दिल से जुड़ना जानता हो। माता-पिता के गुज़र जाने के बाद उसने खुद को पूरी तरह बिज़नेस में झोंक दिया। अब वह खुश है क्योंकि वह अपने लिए जीती है। उसका मानना है कि दुखों और परेशानियों को सिर पर लाद कर रखने से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। ज़िंदगी तो 4 दिन की है और हर इंसान को इसे मुस्कुराकर जीना चाहिए। शायद इसी सोच की वजह से वह हमेशा हँसती रहती है, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। जब वह बिज़नेस के काम से थक जाती है तो कभी गार्डन में घूमने निकल जाती है, तो कभी गाँव की ओर निकल पड़ती है। वहाँ गरीब लोगों से मिलकर, उनके बच्चों से बातें करके जो सुकून उसे मिलता है, वह शब्दों में बयाँ नहीं कर सकती। वह अक्सर सोचती है कि खुद को दुखों का घर बनाकर आखिर मिलता ही क्या है? यही उसका जीवन है। फिर उसने अचानक मुझसे बड़ी सहजता के साथ एक सवाल किया। अब तक उसने मेरा नाम भी नहीं पूछा था। पहले वह मुझे आप कहकर बुलाती थी, लेकिन अब सीधे तुम पर आ गई थी। अजीब बात ये थी कि मैंने भी अब तक उससे उसका नाम पूछने की हिम्मत नहीं की थी, मगर उस वक़्त मेरे दिल में एक मीठा-सा संगीत बजने लगा था। वह जब बोलती और मुस्कुराती थी तो बहुत अच्छी लगती थी। मैंने उसे अपनी सच्चाई बताई। कहा कि मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ और गरीबी मुझे विरासत में मिली है। मेरे पास सिर्फ़ एक माँ है, जिसने अपनी मेहनत और संघर्ष से मुझे पाला-पोसा और पढ़ाया। अब वह अक्सर बीमार रहने लगी है। मैं नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा हूँ। पिताजी को गुज़रे हुए काफ़ी समय हो चुका है। हम 2 भाई-बहन हैं। अपनी बहन को माँ के पास छोड़कर अपने शहर से निराश होकर मैं मुंबई नौकरी ढूँढने निकल पड़ा हूँ। मेरे साथ 2 और ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। खुद को और उन्हें ज़िंदा रखने के लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। यही सब मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। अभी बहन की शादी भी करनी है और बाकी सब मैंने भगवान पर छोड़ रखा है। ये कहते हुए मैंने अपनी बात पर थोड़ा ज़ोर दिया और फिर चुप हो गया। जैसे अंदर की सारी थकान एक साथ बाहर आ गई हो। जैसे ही मैं शांत हुआ, वह मुस्कुरा दी। मैंने थोड़ी नाराज़गी के साथ पूछा, तुम मेरी गरीबी पर हँस रही हो? वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, मैं तो तुम पर हँस रही हूँ। मर्द होकर मुश्किलों से लड़ने की बजाय ऐसे निराश क्यों बैठे हो? मर्द होकर इस तरह निराशा भरे शब्द बोलते हुए तुम अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी उदासी तो तुम्हारे हाव-भाव से साफ झलक रही है। अभी तो तुम जवान हो, पढ़े लिखे भी हो, फिर इतनी निराशा क्यों? हमारी बातों का सिलसिला अभी चल ही रहा था कि तभी ट्रेन ने एक स्टेशन पर रुकने की सूचना दी। जैसे ही गाड़ी रुकी, मैं नीचे उतरने के लिए उठा और उससे कहा कि यहीं रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ट्रेन में चाय, गरम पकवान और न जाने क्या-क्या बेचने वाले आए तो थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया था। बस मूंगफली और नमकीन पर ही गुजारा किया था। पानी की बोतल भी वैसे ही पड़ी थी, क्योंकि सर्दियों में प्यास कम ही लगती है। मैं नीचे उतरने ही वाला था कि उसने मुझे रोक लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं जाती हूँ। जानते हो क्यों? आजकल लड़कियों की बात ज़्यादा चलती है और मैं तो सुंदर भी हूँ। देखना, मुझे भीड़ में सबसे पहले सब मिल जाएगा। ये कहते हुए उसने तिरछी नज़र से मेरी ओर देखा और मुस्कुराने लगी। मैं मन ही मन यही सोच रहा था कि वह कितनी निडर लड़की है। शायद उसकी कही हुई बात मुझे भीतर ही भीतर थोड़ी चुभ भी गई थी। वह नीचे उतर गई और सच में उसने वही कर दिखाया जो कहकर गई थी। वह प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और मैं खिड़की से बाहर झुककर उसे देखने लगा। वह जहाँ भी कुछ लेने जाती, भीड़ में सबसे अलग नजर आती थी। ऐसा लग रहा था मानो सब लोग उसके एक इशारे के इंतजार में खड़े हो। सामान बेचने वाले उसके चारों ओर इस तरह आवाजें लगा रहे थे, जैसे वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई खास प्राणी हो। और वह वहां भी उसी बेफिक्री के साथ मुस्कुरा रही थी।
मैं अंदर बैठा ये सब देख रहा था और मन ही मन पुरुषों की मानसिकता पर हैरान हो रहा था। अपने घर की औरतों के लिए कुछ नहीं कर पाते और दूसरी औरतों के पीछे दीवाने बनकर घूमते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वह क्या-क्या लेकर वापस आई, ये मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ में भुनी हुई मूंगफली के कई पैकेट्स थे। मेरी नज़रें उन्हीं पैकेट्स पर टिक गईं और मैं सचमुच चौंक गया। मैंने पूछ लिया, इतने सारे पैकेट्स? वह मुस्कुराकर बोली, हाँ, मुझे पता है कि तुम मूंगफली के शौकीन हो। रास्ते में बातों बातों में ना जाने कितने पैकेट्स खा चुके हो। ये रख लो, मेरी तरफ से है, सफ़र में काम आएंगे। मैं थोड़ा झेंप गया और बोला, आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही है, मैं ये नहीं लूँगा। उसने मेरी नाराज़गी को तुरंत समझ लिया और बहुत प्यार से कहा, तुम भी कितने नादान हो। मैं तुम्हारी गरीबी का मजाक क्यों उड़ाऊंगी। मैं तो बस एक हमसफ़र होने के नाते लाई हूँ। और फिर मैंने भी तो तुमसे एक पैकेट लिया था। ट्रेन चल पड़ी थी, लेकिन हमारे बीच बातचीत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। जाने कितने स्टेशन पीछे छूट गए, फिर भी उसने एक बार भी अपने डिब्बे में लौटने की बात नहीं की। सच कहूं तो मैं भी उसका साथ चाहता था। फिर भी मैंने पूछ ही लिया, क्या आप अपने डिब्बे में नहीं जाएंगी? वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, इतना अच्छा साथी मिला हो तो इस पगली का दिल कैसे करेगा कि उसे छोड़ दूं। मैं चौंक गया। एक लड़की होकर वो कितनी बेफिक्री से बातें कर रही थी। ऐसी बातें तो मैंने सिर्फ मर्दों से सुनी थी, लेकिन आज वो हर रूढ़ी को तोड़ रही थी। मैं भी मुस्कुरा दिया। उस पल मन में यही चल रहा था कि ये कितना खुशनसीब सफर है और कितना हसीन हमसफर मिला है। ऐसा लग रहा था जैसे ये ट्रेन किसी बेशकीमती हीरे से कम नहीं और हर किसी की किस्मत में ऐसा सफर और ऐसा हमसफर नहीं लिखा होता। वक्त का पता ही नहीं चला। इतना लंबा सफर कब गुजर गया, एहसास तक नहीं हुआ। जैसे जैसे मुंबई पास आती जा रही थी, मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिल चाहता था कि यह ट्रेन बस यूं ही चलती रहे, पहिए रुके ही ना। मैं उससे यूं ही बातें करता रहूं और यह सफर कभी खत्म ना हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि हर सफर की एक मंजिल होती है और हर मुलाकात का एक ठहराव। अब हम दोनों को अपने अपने रास्तों पर जाना था। ट्रेन स्टेशन पर रुक चुकी थी और यात्री उतरने लगे थे। प्लेटफॉर्म पर हलचल बढ़ गई थी। मैंने भी अपना बैग उठाया, वह भी खड़ी हो गई। हम दोनों साथ साथ ट्रेन से नीचे उतरे और भीड़ को चीरते हुए रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए। अब वह पल आ गया था जब मुझे उसे बाएं कहकर अपने रास्ते पर बढ़ जाना था, मगर दिल की हालत ऐसी थी जैसे कोई अनमोल चीज हाथ से छूटने वाली हो, जैसे कोई अपना अचानक दूर जा रहा हो। आखिर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जिंदगी रही और ऊपर वाले ने चाहा तो शायद किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो जाएगी। तभी वह अचानक मुस्कुराकर बोली, कहाँ जा रहे हो भगोड़े? उसके इस एक शब्द पर मैं चौंक गया, मगर अगले ही पल मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई नौकरी तलाश करने। वह तुरंत बोली, अरे पागल, नौकरी खुद चलकर तुम्हारे पास आई है और तुम उसे छोड़कर कहीं और ढूंढने जा रहे हो। बेवकूफ कहीं के, नौकरी तो तुम्हारे सामने खड़ी है। सफर के दौरान भी वह मुझे ऐसे ही अजीब मगर प्यारे शब्दों से पुकारती रही थी। फिर वह बोली, तुम्हें कहीं और नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगी। तुम अच्छे हो, पढ़े लिखे हो और तुम्हारी बातों से मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम शरीफ भी हो। उसने बेहद सहजता से कहा कि उसे अपने बिजनेस के लिए मेरे जैसे ही किसी ईमानदार इंसान की जरूरत है। इतना कहकर उसने तुरंत अपने ड्राइवर को फोन किया। कुछ ही मिनटों के भीतर एक शानदार चमचमाती कार स्टेशन पर आकर रुक गई, जैसे पहले से ही उसके इंतजार में खड़ी हो। ये सब देखकर मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल मच गई। अब मुझे धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि ट्रेन में उसने जो कुछ कहा था वह सब मजाक नहीं बल्कि हकीकत थी। जिसे मैं उसकी बेफिक्री और हंसी का हिस्सा समझ रहा था, वह दरअसल उसकी सच्चाई थी।
उसके बाद मैंने उसके साथ उसकी फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। 6 महीने कैसे गुज़र गए पता ही नहीं चला। उन 6 महीनों में मैंने न सिर्फ़ काम सीखा, बल्कि उसे भी करीब से समझा, उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास और उसका दिल। फिर एक दिन वह खुद मेरे पास आई और बिना किसी झिझक के उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। पहले तो मैं सन्न रह गया, मुझे लगा वह शायद मज़ाक कर रही है या फिर मुझे परख रही है, लेकिन उसने बड़ी गंभीरता से, पूरी सच्चाई के साथ मुझे यकीन दिलाया कि वह बिल्कुल भी मज़ाक नहीं कर रही। उसने कहा कि उसने मुझे पहली ही मुलाकात में पसंद कर लिया था। फिर मुस्कुराते हुए बोली, ज़रा सोचो तो सही, क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि पूरे एक लंबे सफ़र में यूं ही किसी अनजान इंसान से बातें करती रहती? मैंने तुम्हें पहली ही नज़र में अपना जीवन साथी मान लिया था। मैं स्तब्ध खड़ा उसे सुनता रहा। मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं तो खुद को उसके ड्राइवर के बराबर भी नहीं समझता था और उसने मुझे अपना जीवन साथी चुन लिया। सच ही तो कहते हैं कि औरत को कोई पूरी तरह समझ नहीं सका। उसके कई रूप होते हैं और हर रूप अपने आप में अनोखा होता है। फिर उसने मुझे देखते हुए कहा, अब तुम्हें कहीं और नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसने बहुत सादगी लेकिन पूरे विश्वास के साथ कहा, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। इन 6 महीनों में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से परख लिया है और अब मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। बोलो, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? उसके ये शब्द सुनकर मेरे होंठ जैसे सिल गए। मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। मैं भला कैसे मना कर सकता था? किस्मत खुद चलकर मेरे सामने आ खड़ी हुई थी और मैं उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। उसने जो कहा वह सिर्फ कहा नहीं, करके भी दिखाया। ठीक 3 महीने बाद उसने मुझसे शादी कर ली और इस तरह हम पति पत्नी के उस खूबसूरत रिश्ते में बंध गए जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं अपनी किस्मत पर हैरान था कि यह सब इतनी आसानी से कैसे हो गया। हमारी जिंदगी हंसी खुशी से गुजरने लगी। उसने मुझ जैसे एक साधारण इंसान को सिर्फ प्यार ही नहीं दिया, बल्कि इज्जत और भरोसा भी दिया। उसने हर कदम पर साबित किया कि वह कितनी बेहतरीन पत्नी है। भगवान ने हमें पहले एक बेटे का सुख दिया और फिर लक्ष्मी के रूप में एक प्यारी सी बेटी भी दी। अब मैं पूरी तरह मुंबई में बस चुका था। अपनी बहन की शादी मैंने रायबेली में ही रिश्तेदारों के बीच कर दी थी और माँ को अपने साथ मुंबई 2023 में ले आया था। मेरी शादी के तीसरे साल एक दिन माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उन दुख भरे दिनों में मेरी पत्नी ने मुझे जिस तरह संभाला, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। अगर वह उस समय मेरे साथ न होती तो शायद मैं पूरी तरह टूट चुका होता, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी बहन आज अपने घर में खुशहाल है, लेकिन मेरी वह चंचल हंसमुख पत्नी अब मेरे साथ नहीं है। शादी के 5 साल बाद किसी बीमारी की वजह से वह मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब मेरे पास सिर्फ उसकी यादें हैं, उसकी बातें हैं, उसकी कुछ निशानियां हैं। उसका बिजनेस अब मैं ही संभाल रहा हूँ। मेरी बेटी अब 10वीं कक्षा में पढ़ रही है और बेटा उच्च शिक्षा के लिए लंदन चला गया है। आज भी जब मैं अपनी बहन से मिलकर मुंबई लौट रहा था, तो वही स्टेशन आ गया जहां पहली बार मेरी पत्नी से मुलाकात हुई थी। ट्रेन भी वही है, हाँ, डिब्बा और सीट जरूर अलग है, लेकिन खिड़की उसी दिशा की है। रेलवे की पटरी भी वही है, ट्रेन की आवाज भी वैसी ही है। बस नहीं है तो मेरी हमसफर, मेरी जीवन संगिनी। उसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। मुझे कूड़े के ढेर से उठाकर महल में बसा दिया। आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा, इज्जत, लेकिन वो नहीं है। आज भी मैं उसी ट्रेन से रायबेली से मुंबई का सफ़र करता हूँ। वही कपड़े, वही बैग, वही मूंगफली के खाली पैकेट और उसकी दी हुई किताब आज भी मेरे पास है। उस किताब से उसकी खुशबू आती है जो मुझे उसकी यादों में ले जाती है। हर महीने में एक बार मैं रायबेली और मुंबई का सफ़र करता हूँ, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कभी मेरी हमसफ़र मुझे फिर से मिल जाए। शायद कभी फिर से मेरी वो पत्नी, मेरी हमसफ़र उसी ट्रेन में कहीं दिखाई दे। लेकिन मैं जानता हूँ वो तो अब उस दुनिया में है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता।
हाँ, वहाँ मैं भी जा सकता हूँ। एक दिन फिर मिल सकूँगा अपनी मंजिल से। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफ़िकेशन बेल को दबाएँ, ताकि हमारी अगली अपडेट सबसे पहले आप देख सकें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।